तो घोसी का उपचुनाव कई मायनों में खास रहा। पहले तो यहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया और फिर ओम प्रकाश राजभर को चुनाव प्रचार में मैदान में उतार दिया। लेकिन दोनों ही नेता बीजेपी को जीत दिलाने में नाकाम रहे और इसका असर ये हुआ कि घोसी की सीट समाजवादी पार्टी बड़े ही मार्जिन से जीत गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दारा सिंह चौहान चुनाव हार कैसे गए। तो आपको बता दें कि बार बार दल बदलकर वो जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों में जा रहे थे, कह सकते हैं कि उन्हें उसकी सजा मिली। दारा सिंह चौहान इस बार जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। घोसी सीट पर मुस्लिम वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ, जिसकी वजह से भी दारा सिंह चौहान की हार सुनिश्चित हुई। इसके अलावा सुधाकर सिंह के चलते समाजवादी पार्टी की तरफ कुछ ठाकुर वोट भी शिफ्ट हो गया और साथ ही इस चुनाव में शिवपाल यादव का एक्टिव रहना भी दारा सिंह को नुकसान पहुंचा गया। इतना ही नहीं, बीएसपी का चुनाव न लड़ना और दलित वोट बैंक पर पकड़ नहीं बनाने के साथ ही इंडिया गठबंधन के दलों का एक साथ होना भी बीजेपी कैंडिडेट के हार की वजह हो सकती है। और इन्हीं तमाम फैक्टर्स पर अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। घोसी का विधानसभा उपचुनाव, जिसमें बागियों का बोलबाला था, लेकिन परिणाम कुछ ऐसे आए कि दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर की नैया नदी किनारे गोते खाने लगी। चाहे बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद या फिर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, जो अपनी सीट भी बचा नहीं सके क्योंकि जातीय समीकरण के लिहाज से दावा जीत का किया जा रहा था। लेकिन अब रिजल्ट सामने आए तो दावे धरे के धरे रह गए। घोसी का रण जीतना बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी था, क्योंकि यहाँ बगावत करने वालों को सबक सिखाना मकसद था और इसमें सपा कुछ हद तक कामयाब भी हो गई और इसी कामयाबी के साथ साख भी बचा ली गई। उन ठगों के खिलाफ लड़ रही थी जो जनता को ठगने का काम करते हैं, लोकतंत्र को ठगने का काम करते हैं, पार्टियों को ठगने का काम कर रही थी। उस व्यक्ति पियरका चाचा के खिलाफ लड़ रही थी जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय नेता अपने 2 बच्चों के साथ आकर यहाँ की जनता को ललकार रहा था, यहाँ की धरती को रौंद रहा था और अहंकार और झूठ में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, उस भाषा के लिए घोसी उनको कभी माफ नहीं करेगी। दल बदलू नेता को अपने वोट की ताकत दिखा दी है। योगी सरकार में 4 साल वन मंत्री रहने के बाद 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़ सपा ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद सपा से दारा सिंह चौहान विधायक बने और फिर 1 साल का वनवास काटने के बाद दारा सिंह चौहान ने सपा छोड़ दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा दिलाया गया और फिर उनके इस्तीफे से खाली हुई घोसी सीट पर दोबारा उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन इस बार घोसी की जनता ने ये दिखा दिया कि उसकी पसंद दल बदलू नेता नहीं है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य भी अब दांव पर लग गया है। चर्चा थी कि वो चुनाव से पहले मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बात चुनाव जीत के बाद मंत्री बनाने की उठी, लेकिन अब वो चुनाव हार चुके हैं और यहीं से दारा सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य अधर में फंस सकता है। ओम प्रकाश जी को डींग हाँकने की आदत है और वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उनको भी पता नहीं रहता। जैसे नौटंकी में जोकर होता है, राजनीति में जोकर की भूमिका में हमेशा ओम प्रकाश जी आते हैं। वो खुद हंसते हैं और जनता को हंसाने के लिए इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। घोसी के रण में ओम प्रकाश राजभर चुनाव प्रचार में सबसे आगे थे। चुनाव से 1 महीने पहले ही मऊ में डेरा जमा चुके थे, लेकिन उनकी प्लानिंग। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि घोसी में हार से ओम प्रकाश राजभर का क्या नुकसान होने वाला है। पहला नुकसान यह है कि पूर्वांचल में राजभर की छवि कमजोर हो गई है और दूसरा नुकसान यह है कि 2024 में मनचाही सीट अब उनको नहीं मिल पाएगी। तीसरा नुकसान ये कि कैबिनेट में शामिल होने की संभावना पर संकट मंडराने लगा है और चौथे नुकसान की बात की जाए तो ओबीसी वोट बैंक में पकड़ की सच्चाई अब सामने आ गई है। और पांचवा नुकसान ये कि एसबीएसपी के बागी नेताओं की वजह से राजभर वोट बढ़ चुके हैं। ये मैसेज भी सीधे तौर पर निकलकर सामने आया है। आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं
कि इस परिणाम के बाद, इस जनादेश के बाद क्या वो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करेंगे? क्या वो सरकारी मिशनरी, संवैधानिक संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़ा करेंगे? मैं जो भी ये परिणाम आया, हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत करके इस परिणाम की समीक्षा करेंगे। हम उसका स्वागत करते हैं और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। आपने लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। आप कर रहे थे वहाँ। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, इसके जवाब तो सब आपके सामने है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं 43 गांव में निषाद है और उसमें मैंने 40 गांव में जीत दर्ज कराई, 80% वोट पाए और 3 गांव में हारे भी हैं, तो एक नेता की वजह से। नहीं, कुछ नहीं असर। केंद्र का चुनाव है, राष्ट्रवाद और देश के विकास और देश की समृद्धता और उसको एक ताकत के साथ रखने का चुनाव है और मोदी के नेतृत्व में 39 पार्टियों ने इकट्ठा हुए हैं और इस राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर लाना है, फिर गरीब कल्याण योजनाएं नीचे लाना,